नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गोल्डी, आकाश, राम, नीलू, स्वाली, रामानंद, अर्जुन, राहुल, जूली, मनीष कुमार, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात बता देना चाहूंगी और आपको ध्यान से मेरी बात सुननी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और वो बात क्या है कि कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था लोकसभा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राज्यसभा। कल हमने पढ़ा था लोकसभा और आज प्यारे बच्चे हम पढ़ेंगे आपका राज्यसभा, यानी कि संसद का दूसरा सदन। और फिर इन दोनों की विधायी प्रक्रिया, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या काम करती हैं, यानी कि संसद कैसे कानून बनाती है। मेरी तबीयत पहले से बहुत बेटर है, आप सभी को धन्यवाद। आगे देखते हैं, यहां पर हम अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपको सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं, लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे राज्यसभा के बारे में। तो बच्चों का मैसेज जिससे पहले आए कि लिखकर बताओ, मैं लिखकर बता देती हूँ राज्यसभा। प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप इसका लिखेंगे अन्य नाम क्या है। ठीक है, अन्य नाम यानी कि अदर नेम। अदर नेम इसके क्या क्या हैं? तो प्यारे बच्चे पहला लिखिएगा, ये आपकी संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, यानी कि अपर हाउस। ये आपकी संसद का स्थायी सदन होता है, यानी परमानेंट हाउस। पहले इन दोनों के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, लोअर हाउस आपका मैंने कल बताया था कि आपका लोकसभा होता है, तो ये आपका अपर हाउस होता है, यानी कि उच्च सदन। और ये प्यारे बच्चों एक परमानेंट हाउस होता है, जबकि लोकसभा एक टेम्पररी हाउस होता है। परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं इसको, रीजन लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। स्थायी सदन क्योंकि क्योंकि इसे कभी भी भंग या विघटित, यानी कि डिसॉल्व नहीं कर सकते, जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ये प्यारे बच्चों कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। पूरा लिख लीजिए, भंग या विघटित या समाप्त नहीं कर सकते, या समाप्त नहीं कर सकते, या समाप्त नहीं कर सकते। ये कभी खत्म भी नहीं होती। ये हमेशा ये एक ऐसा सदन है जो काम करता रहता है, जिसे आप राज्यसभा कहते हैं। तीसरा लिखिएगा, इसे प्यारे बच्चे राज्यों का सदन भी कहते हैं। राज्यों का सदन या राज्यों की परिषद, राज्यों की सदन या राज्यों की परिषद के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों मैम? क्योंकि इसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। हाउस ऑफ स्टेट्स इसको कहा जाता है, और इसी को प्यारे बच्चों कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये बात आपको पहले भी मैंने बताई है कि राज्यसभा को आपका राज्य सदन, राज्यों का सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों आपकी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व रहता है। आपकी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसे हम राज्यों की सभा या राज्यों का सदन या राज्यों की परिषद कहते हैं। एक मिनट रुकेंगे बेटा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मनमोहन जी शॉर्ट में पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना शॉर्ट भी नहीं पढ़ा सकते कि आप नोट्स पढ़ने बैठो तो उसमें कुछ भी ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चीजों को लिखवाना पड़ता है। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये तब समझ में आएगी जब क्लास नहीं होंगी और आपके पास केवल नोट्स होंगे, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये सब इसके नाम हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया है कि जो आपका राज्यसभा है, इसे मैं एक बॉक्स में लिखूंगी इस इंफॉर्मेशन को।
मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में आपके कितने स्टेट्स की सीटें हैं, तो राज्यसभा में 28 स्टेट्स को क्या मिलती हैं, सीट मिलती हैं। यानी कि 28 के 28 राज्यों को क्या मिलेंगी, सीट्स मिलेंगी। क्यों मिलेंगी मैम, क्योंकि यहां हर राज्य में विधानसभा है। ध्यान रखना, जहां विधानसभा होगी, जहां विधानसभा होगी प्यारे बच्चों, वहां पर राज्यसभा में सीटें होंगी। और आपको मैंने ये शेड्यूल 4 में भी बताया था। और कितने केंद्र शासित, तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों को यहां सीट है। 3 केंद्र शासित प्रदेश को क्या दी गई है प्यारे बच्चों, सीट दी गई है। 3 कौन कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको शेड्यूल 4 पढ़ाया है, क्योंकि मैंने आपको शेड्यूल 4 पढ़ाया है। कब खत्म होगी, 29 तक खत्म करूंगी, 2-2 घंटे क्लास लूंगी। आज 1.5 घंटे होगी, कल संडे है तो 2.5 से 3 घंटे भी क्लास चल सकती है। जल्दी से जल्दी मैं आपको फ्री कर दूंगी। मैं सोच रही हूं कि आपका सिलेबस खत्म करूं बस फटाफट से, ताकि आप अपना रिवीजन करें। लेकिन खत्म करने का उद्देश्य ये नहीं कि आपको समझ में ना आए। कल छुट्टी कर दीजिए, नहीं हो सकती तृप्ति मिश्रा जी, बेटा मुझे माफ कीजिएगा, कल छुट्टी नहीं होगी। कल आप कहेंगे तो क्लास का टाइम जरूर चेंज हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दीदी इसे लिखना है, जी इसे ही लिखना है। जब पीडीएफ से लिखना होगा तो मैं पीडीएफ पे टिक करूंगी। कल मैंने स्टार बना के दिया था ना, स्टार बनाती चली जाती हूं कल की पीडीएफ पे, ये सही तरीका है। जी हाँ, ये स्टार आपको संदेश देगा कि आपको इसे लिखना है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, शाबाश बच्चों। जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उन्हें टाइम का मतलब ही नहीं है कि मैम कितने टाइम पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं, क्या नहीं पढ़ा रही हैं। आगे आ जाइए, फिर अगली स्लाइड पर है आपका राज्यसभा का गठन। अगली स्लाइड देखिएगा, राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन मैं स्टार बना देती हूं क्योंकि इसको लिखना है। स्टार का मतलब है कि आपको इसको लिखना है, ठीक है। यानी आप लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का गठन कैसे होता है, तो प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर भी किससे होगा, सदस्यों से। और इसके सदस्यों को भी क्या बोला जाता है, मेंबर, यहां पे एमपी ही बोला जाता है। यानी एमपी से मिलकर राज्यसभा बनती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टाइम चेंज करूंगी आपसे पूछ के, क्योंकि फिर आप में से ही कुछ बच्चे होते हैं मैम आपका कोई टाइम ही नहीं है, आप डेली टाइम चेंज कर देती हो। तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है कि आपका टाइम क्या रखूंगी, जो आप टाइम कहोगे वो मैं आपका टाइम रखूंगी। तो आप मुझे बता दीजिए कि भैया क्या टाइम रखना है, डिसाइड करके आपस में, ठीक है। ठीक, आगे देखिए सदस्यों से। अब यहां पे कितने सदस्य, कितनी सीटें हैं, तो यहां पे देखिएगा सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, ध्यान से सुनना, सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या प्यारे बच्चे कितनी है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में, तो लिखिएगा 245 है। प्रेजेंट में कितनी है, 245। और प्यारे बच्चों अगर बात करें कि अधिकतम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम हो सकती है 250। क्या इसकी सीटों को भी निश्चित किया गया है, जी हां, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की सीटों को भी निश्चित किया गया था। यह मैंने कल ही आपको बताया था 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 245 आपको यहां लिखना है। वर्तमान में है 10 बजे, 12 बजे, 8 बजे। अब बताओ किसकी बात सुने, किसकी बात सुने भैया, सारे टाइम आ गए मैम, 1 बजे, 12 बजे, 9 बजे, 8 बजे। शांति रखो, कल टाइम चेंज होगा, इतना याद रखो,
क्लास जरूर होगी, 100% होगी। इसलिए एक बार रात में सोने से पहले करीब 12-1 बजे के करीब में डाल दूंगी और अपनी शेड्यूलिंग देख लेना। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, आगे आ जाओ। अगर हम बात करते हैं प्यारे प्यारे से बच्चों, तो सदस्यों से क्या बनता है आपका? सदस्यों से बनता है राज्यसभा, जिसमें आपके 245 वर्तमान में है और अधिकतम हो सकते हैं 250। 250 से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। अब यहां पर भी आप लिख सकते हो 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या निश्चित यानी फिक्स्ड निश्चित कर दी गई है। क्लियर है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे देखिए, आगे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैम ये 245 का डिवीजन देखो, 245 में से 233 मेंबर्स यानी कि सदस्य निर्वाचित होंगे, निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड, निर्वाचित होंगे, और 12 मेंबर्स 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। कंपोजिशन का मैंने आर्टिकल नहीं लिखा है, सॉरी बच्चों, आर्टिकल नंबर 80 अनुच्छेद 80, जी हां, सुबह के समय रहेगी, ये 100% है। ठीक है, कल टाइम चेंज होगा। कल ये मत कहना क्लास के अंदर आकर कि आपका टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है। तो कल आप शिकायत ना करें, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। आगे मनोनीत, नॉमिनेट करना है कितने मेंबर्स को? 12 मेंबर्स। कौन करता है? मनोनीत किए जाते हैं। एक मिनट, इंग्लिश लिख दूं, नॉमिनेट लिखिएगा, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कोई बात नहीं, स्टार दोबारा बना देंगे। मनोनीत किए जाते हैं। ये कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं? ये जो 12 मेंबर्स हैं, ये कहां कहां से आते हैं? पहला लिखिएगा कला यानी कि आर्ट, दूसरा लिखिएगा साहित्य यानी कि प्यारे बच्चों लिटरेचर, तीसरा लिखिएगा विज्ञान यानी कि साइंस, और चौथा लिखिएगा समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस। ये आपके 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां से आपके क्या आते हैं? ये लोग आते हैं। 12 लोग आते हैं। कहां पर? राज्यसभा में इनका मनोनयन होता है, नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेशन क्या होता है? डायरेक्टली राष्ट्रपति को नाम दे दिया जाता है कि आपको इन लोगों को क्या करना है, आपको इन लोगों को यहां पर जो है इन्हें नॉमिनेट करना है, तो राष्ट्रपति उन्हें ही नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट देंगे आप, मैं 1 मिनट में आ रही हूं, गेट पे कोई है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब ध्यान से आगे सुनो, आगे सुन लीजिए। यहां पे
अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो यहां कितने 245 मेंबर्स हैं, डिवाइड कर लिया, कहां से क्या आता है आपको बता दिया। ये आपको लिखना है क्या, ये आपका अगला क्वेश्चन होता है। जी हां, क्योंकि मैंने यहां स्टार बना दिया तो इसका मतलब आपको इस स्लाइड को लिखना है। आगे आ जाते हैं। फिर आता है आपके सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, जो 233 हैं। सदस्यों का निर्वाचन लिखना है। जी हां, अभी स्टार बनाऊंगी। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, सदस्यों का निर्वाचन। प्यारे बच्चे, ये जो निर्वाचन होता है कैसा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी कि प्यारे प्यारे से बच्चों, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और आप अच्छे से जानते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो क्या होता है, वोटिंग कौन करता है वहां पर। एक मिनट बेटा, वो मैंने एक चीज, एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैं आ रही हूं। 233 इलेक्टेड होंगे, ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन कहां कहां से, स्टेट्स प्लस यूटीज। मैंने यहां तो ऐसा लिखा ही नहीं है कि स्टेट से कितने होंगे, यूटी से कितने होंगे, जो आप कंफ्यूज हो रहे हो। अनु कुमारी, आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रही हूं मैं। अगर मैं ऐसा लिखती कि स्टेट से होंगे 233 तो आप कहते थे कि मैम ये गलत है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं आपके 233 को, इसी स्लाइड पर करूंगी क्योंकि यहां, तो 233 में से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं इसे, तो आप कह सकते हैं कि 225 स्टेट से होंगे और 8 यूटी से होंगे। अब आप कह सकते हो मैंने ऐसा कहां लिखा है, मैंने तो लिखा था केवल इलेक्टेड होंगे। अनु कुमारी, आपके प्रश्न का उत्तर 225 स्टेट से आते हैं और 8 यूटी से आते हैं, हो गए 233। जी हां, बच्चा कह रहा है कि वोट करने आता है एमपी या एमएलए, तो बेटा यहां एमपी तो वोट नहीं करेगा क्योंकि एमपी को ही इलेक्ट करना है, क्योंकि यहां पे एमपी को ही इलेक्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मतदाता, यानी कि वोटर्स, मतदाता यानी कि वोटर्स। तो प्यारे बच्चे वोटर्स कितने होते हैं, वोटर्स कौन होते हैं, लिखिएगा राज्यों की विधानसभाओं के, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, इंग्लिश में लिखिएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी मैं आपसे कह सकती हूं, अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखवाऊं तो आपको लिखना है इलेक्टेड एमएलएज, इलेक्टेड एमएलएज वोट करते हैं, यानी कि निर्वाचित विधायक। ये इसका और भी शॉर्ट हो गया। तो विधायक किसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं वोट देकर, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यूनियन टेरिटरी का मतलब, यूटी का मतलब है दीपक चौहान यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। आगे आ जाइए, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में इलेक्शन हमारे कैसे हैं, डायरेक्ट, और लोकसभा में कैसे हैं, इनडायरेक्ट। बच्चा पूछ रहा है निर्वाचन कौन कराता है, निर्वाचन कौन करवाता है मैम, इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा इलेक्शंस, इलेक्शन कंडक्ट बाय
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन का संचालन, निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी चैप्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यही लोकसभा के कराता है, यही विधानसभा के, यही विधान परिषद के और यही राष्ट्रपति के। तो आप ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछोगे तो ये कौन कौन करवाता है? ये राष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है, ये उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है। ठीक है, यही प्यारे बच्चे लोकसभा के, यही राज्यसभा के, यही विधानसभा और विधान परिषद के, विधानसभा और विधान परिषद यही करवाता है। ये आपको लिखना है? जी हां, लिखना है। ये रहा स्टार, इलेक्शन हो गया। आगे आ जाइए। आपका इलेक्शन के बाद अगला क्वेश्चन होता है कि मैम कार्यकाल क्या होता है? तो अब हम कार्यकाल देखेंगे। ये लिखना है? जी हां, लिखना है, जो मैं हाथ से लिख रही हूं। कार्यकाल, टेन्योर। प्यारे बच्चे ध्यान से, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसमें सारे लोग एक जैसे नहीं जाते, इसमें सारे लोग एक साथ नहीं जाते, थोड़े थोड़े करके जाते रहते हैं और उतने ही आते रहते हैं। यानी वो काम करती रहती है। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में पुराने एम्प्लॉयज गए, ऐसा तो है नहीं कि पुराने गए तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, कंपनी चलेगी। पुराने चले गए तो कोई बात नहीं, नए ले लेंगे। 4 लोगों के जाने से कंपनी थोड़ी बंद होती है, 4 लोग नए लेके आ जाएंगे, कंपनी तो चलानी है, कंपनी चलती रहेगी। तो ऐसे ही राज्यसभा है, राज्यसभा में लोग आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, इसीलिए तो ये स्थायी सदन है। लेकिन लोकसभा का क्या है? वो पूरी की पूरी एक साथ बंद होती है। लोकसभा एक ऐसी कंपनी है जो पूरी की पूरी एक साथ बंद होती है। अभी हमारा सिलेबस कितना रह गया है? अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्य विधानमंडल, लोकल गवर्नमेंट, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, ये आपका सिलेबस रह गया है। और एक आपका राजभाषा आयोग, राजभाषा, ये चैप्टर्स रह गए हैं। संविधान संशोधन मैं संसद के साथ ही खत्म करवा दूंगी। आपातकालीन आप पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति आप पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। टेन्योर की बात कर लेते हैं। टेन्योर कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? अगर मैं टेन्योर की बात करती हूं प्यारे बच्चे, कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, इसके टेन्योर की बात करते हैं, तो आर्टिकल 83 का सब क्लॉज 1 में है आपका टेन्योर। टेन्योर में प्यारे बच्चे ध्यान रखना, सबसे पहले इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष, एवरी 2 ईयर, एवरी 2 ईयर, प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश यानी कि रिटायर, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और उनकी जगह, और उनकी जगह उतने ही नए सदस्य आ जाते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये कभी खत्म होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन मैम फिर भी हमसे पूछा जाए कि सिंपल तो 6 वर्ष होता है,
6 इयर्स इनका टेन्योर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष में वोटिंग नहीं होती, विजय कुमी जी, बिल्कुल होती है। भैया किसने कहा अप्रत्यक्ष में वोटिंग नहीं होती? अप्रत्यक्ष इलेक्शन में आपके वोटर्स हैं तो, मतदाता हैं तो, लेकिन आप नहीं हो। अप्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वोटिंग जनता नहीं कर रही है, उसमें वोटिंग एमपी एमएलए करता है, इसलिए उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्टली लिया जाता है, जिसमें जनता वोट करती है। आपका दिमाग किसी का भी, इसमें मैं देख रही हूं कमेंट्स में, कमेंट करने वालों बच्चों को पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, और जो कमेंट नहीं कर रहे हैं ना वो शांति से पढ़ रहे हैं, और उन्हीं का सिलेक्शन भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भले ही आपको बुरा लगे लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो शांति से बैठकर पढ़ेगा। आपकी अलग अलग समस्याएं चल रही हैं जीवन में, जो दुख हैं आपके वो बिल्कुल अलग हैं, और जो बच्चे सिर्फ कमेंट पर फोकस करते हैं कभी सिलेक्शन नहीं होता उनका। तो सिंपल आपसे पूछेगा कितना कार्यकाल होता है, तो आप कहोगे कि मैम 6 वर्ष होता है। लेकिन ये किसका कार्यकाल है, ध्यान रखना, ये सदस्यों का कार्यकाल है, सदस्यों का। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल है, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भंग नहीं होती, ये कभी समाप्त नहीं होती, ये तो स्थायी है, परमानेंट है। कंपनी की तरह मेंबर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो इसे खत्म होने की जरूरत नहीं। लेकिन लोकसभा में सारे के सारे 5 साल के बाद नई लोकसभा बनती है पूरी, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। आगे आ जाइए, तो कार्यकाल। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको त्यागपत्र भी बता देती हूं कि अगर कभी किसी एमपी को त्यागपत्र देना है, यानी कि रेजिग्नेशन, दोनों का एक साथ बता रही हूं, लोकसभा और राज्यसभा का। तो रेजिग्नेशन अगर प्यारे बच्चे देना है तो ध्यान से सुनना, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो किसको देगा? सभापति को, यानी कि चेयरमैन को, सभापति यानी कि चेयरमैन। और अगर प्यारे बच्चों लोकसभा का सदस्य है तो किसको देगा? तो मैम उपसभापति, सॉरी अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष को देगा, जो हमने कल पढ़े थे, यानी कि स्पीकर। तो एमपी जिस सदन का सदस्य है उसके हेड को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। राज्यसभा का सदस्य है तो सभापति को, और लोकसभा का सदस्य है तो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को रेजिग्नेशन दे देगा और अपना पद छोड़ सकता है। विजय आपकी बात नहीं चल रही थी, ठीक है, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर दिया है मैंने, अगर आपका प्रश्न मुझे फालतू लगता तो मैं उत्तर नहीं देती। यहां आप ही कमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए अपने अंदर। इतना मतलब इतना गुस्से में इमोजी बनाकर भेज रहे हैं जैसे पता नहीं क्या अपराध कर दिया है। किसी बच्चे का नाम नहीं लिया था मैंने सिर्फ इतना बोला। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि रेप केस बहुत बढ़ रहे हैं, कलकत्ता रेप केस पे, मुझे पता है ये एक समस्या है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम क्लास के अंदर इस चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं चीजें, क्वेश्चन यहां से आएगा। उन बच्चों के लिए है वो मैसेज, तो इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई कह रहा है महंगाई बहुत बढ़ गई है, कोई कह रहा है कि मैम पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अरे भैया कैसे मिलेगी जब आप नहीं पढ़ोगे? तो ये बताइए, नौकरी ऐसी थोड़ी मिल रही है, ऐसे बट थोड़ी रही है कि लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। बेटा बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें बुरा मानो या भला मानो। आगे आ जाइए, टीचर का काम समझाना है, समझना नहीं समझना आपका काम है। आगे आ जाइए प्यारे बच्चों, और अब मैं बात करूंगी, जैसे कल मैंने बात की थी सभापति और वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, यहां पे थोड़ा सा अंतर होगा बच्चे।
और वो अंतर क्या होगा, तो ध्यान से आपको मेरी बात को सुनना है। देखिएगा प्यारे बच्चे, एक तरफ आप लिखेंगे सभापति, फोकस होकर सुनिएगा तभी चीजें समझ आएंगी। चेयरमैन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जल्दी से। और एक तरफ आप लिखिएगा उपसभापति। इन दोनों के बारे में किस आर्टिकल में है, अभी लिख रही हूं मैं, वाइस चेयरमैन। प्यारे प्यारे से बच्चों, यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि सभापति यानी कि चेयरमैन और उपसभापति यानी कि वाइस चेयरमैन, इन दोनों की मैं बात करने जा रही हूं। और इन दोनों के बारे में आर्टिकल 89 से लेकर 92 तक बात की गई है। क्लियर है यहां तक? या आपको बहुत बढ़िया बच्चे ने लिखकर भेज दिया मैम उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बच्चा लिख रहा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं राज्यपाल, तो वो गलत लिख रहे हैं। जैसे संगुले वैभव, इनका पूरा फोकस सिर्फ कमेंट पर रहता है, इसलिए आंसर भी गलत है। ऐसा मत सोचिए कि टीचर का ध्यान नहीं है कि कौन कमेंट पर ध्यान दे रहा है कौन नहीं, सब पता रहता है उसको। ठीक है, तो यहां पे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सभापति कौन होते हैं, तो मैम यहां उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। शायद मैंने पीछे वाली स्लाइड पर स्टार नहीं बनाया था भाई, स्टार तो बनाना पड़ता है क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा आपको क्या लिखना है। ठीक है, आगे आ जाइए इधर। अब ये राज्यसभा के सभापति तो होते हैं प्यारे बच्चे, लेकिन लिखना जरा इनके बारे में, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, अब ये बताओ मैम, ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं तथा इन्हें राज्यसभा के सदस्यों द्वारा by the members of राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना यानी कि चूज किया जाता है। यानी कि ये आपके उसी सदन से होते हैं जिस सदन के ये सदस्य हैं। राज्यसभा इनको चुनती है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो फिर इनका क्या होता है, क्या इन्हें चुना जाता है? तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं, इनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन 5 साल पे होता है, कौन वोटर्स होता है सब आपको उपराष्ट्रपति में पढ़ा चुकी हूं। इनका निर्वाचन होता है और उन्हें चूज किया जाता है। लिखिएगा इनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर 5 वर्ष है। ठीक है, आगे आ जाइए। ये अपना त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ये सब आपको अब याद हो जाना चाहिए कि यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, सब आपको एकदम याद हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहां पे लिखिएगा इनका कार्यकाल
ठीक है, इनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर कितना होगा? तो मैम आपने अभी बताया कि राज्यसभा सदस्यों का 6 वर्ष होता है, अभी अभी आपने बताया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अगर त्यागपत्र की बात करेंगे, इनके रेजिग्नेशन की बात करेंगे तो ये किसको देंगे? सभापति को, यानी कि चेयरमैन को देंगे, सभापति यानी कि चेयरमैन को। अब बात आती है कि हटाया कैसे जाता है, हटाने की बात आती है। ध्यान से सुनना, गौर से, एकदम फोकस्ड होकर। हटाने की प्रक्रिया, रिमूवेबल प्रोसेस, रिमूवेबल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चे यहां पर मैं एक लाइन लिखवा रही हूं, गौर से सुनेंगे आप उस लाइन को। रिमूवेबल प्रोसेस क्या होता है? हटाने की प्रक्रिया, जिस प्रकार सभापति यानी कि चेयरमैन, और कौन होता है चेयरमैन? मैम उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, हटाया जाता है, उसी प्रकार इन्हें भी हटाया जाता है, उसी प्रकार इन्हें भी हटाया जाता है। यानी प्यारे प्यारे से बच्चों, आपके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक ही सदन से थे, लोकसभा से, लेकिन यहां दोनों सदन से नहीं है, यहां ये बाहर से हैं और ये अंदर से हैं। क्या गलत लिखा है उपसभापति में? क्या गलत लिखा है बेटा, वो बताइए। दीपक चौहान, क्या गलत लिखा है बताइए। भाई राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष, त्यागपत्र सभापति को, हटाने की प्रक्रिया, जिस प्रकार सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, उन्हें हटाया जाएगा वैसे ही इन्हें भी हटाया जाएगा, उसी प्रकार इन्हें भी हटाया जाता है। और मैम कैसे हटाया जाता है? तो प्यारे बच्चे, जब उपराष्ट्रपति पढ़ाया है तो हटाने की प्रक्रिया। क्या गलत हो गया है? जिस प्रकार सभापति को, अच्छा, जिस प्रकार सभापति को हटाया जाता है उस प्रकार इन्हें भी हटाया जाता है। हटाने की प्रक्रिया, त्याग पर सभापति, इनका कार्यकाल 6 वर्ष, ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, अच्छा, चुना जाता है, चुना किया जाता है लिख गया शायद। अब ठीक है दीपक, चुना जाता है, ठीक है। उपसभापति का आपको ध्यान रखना है कि वो राज्यसभा का ही सदस्य होता है। क्लियर है यहां तक? जी ठीक कर दिया है मैंने, चुना जाता है, ठीक है। अब बात आती है हटाने की प्रक्रिया, उपसभापति में लिखी हुई है। तो जैसे राज्यसभा इनको हटाती है, हटाने के लिए प्रस्ताव लाती है, प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले देती है, फिर उस पर चर्चा होती है, फिर वो पास होता है, बात खत्म। उम्र कितनी होती है? अनीश चौधरी कह रहे हैं बेटा कल ही बताई थी, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये सब प्यारे बच्चे, इनके यहां पर आपको ये चीजें लिखनी है। अब अगला प्रश्न ये बनता है मैम कि पहले ये बताओ उपसभापति का कार्य क्या होता है? उपसभापति का कार्य, ठीक है। फंक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन, फंक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन,
तो प्यारे बच्चे जो उपाध्यक्ष का काम होता है वही यहां पे उपसभापति का काम होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन, यह आपको ध्यान रखना है। जब सभापति का पद रिक्त यानी कि वैकेंट रिक्त हो या वह अपने पद पर अनुपस्थित हो, अनुपस्थित यानी कि प्यारे बच्चों एब्सेंट, अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ वर्तमान में आपके सभापति कौन है? बताइए जल्दी से। एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है कि मैम सभापति की पोजीशन पर उपसभापति। लेकिन अब अगला क्वेश्चन, सभापति के कार्य बताओ मैम। सभापति के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ चेयरमैन। तो प्यारे बच्चे आपके लोकसभा के अध्यक्ष के जो काम होते हैं लगभग वही काम होते हैं कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे पहला लिखना, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता, राज्यसभा की बैठकों यानी कि मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है। सॉरी, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं जगदीप धनखड़, जो बच्चे कह रहे हैं जगदीप धनखड़ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही लगेगा कि जैसे हम पढ़ रहे हैं अध्यक्ष। दूसरा, राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। उसके बाद तीसरा, सदन में असंसदीय भाषा के यानी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकना कि भाई आपको एब्यूज नहीं करना है, आपको किसी से गलत नहीं बोलना है। शांति व्यवस्था बनाए रखना यानी पीसफुली तरीके से अपनी बातों को रखना है। लेकिन आपने अगर टीवी पर देखा होगा तो ये लोग आपस में क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। जी हाँ मोहम्मद करीम जी, आपके प्रश्न का उत्तर है यस बच्चा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे आइए। चौथा, और क्या काम होता है? और यहां पे लिखिएगा निर्णायक मत देता है। आप मुझे बताएंगे निर्णायक मत कब दिया जाता है? पक्ष और विपक्ष के मत बराबर आने पर
के मत बराबर आने पर मतदान आने पर निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देता है। कास्टिंग वोट निर्णायक मत देता है। यह बच्चा कल मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो कब देता है प्यारे बच्चे, कब देता है प्यारे बच्चों, जल्दी से। बिल्कुल सही है अर्जुन, अनीता बिल्कुल सही बोला है प्यारे बच्चे। मैम जब वोट 50-50 हो, जब वोट इक्वल हो जाए। ठीक है बेटा, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद और क्या है यहां पर, आगे सुनिए। अगला काम पिछला कितने नंबर पे, चौथा। पांचवा लिखिएगा, मतदान कराने के पश्चात, मतदान कराने के पश्चात कहां पर, राज्यसभा में। किस पर होगा मतदान, बिल पर। मतदान करने के पश्चात, कराने के पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। परिणाम की घोषणा करता है। परिणाम की घोषणा करता है। लास्ट लिखिएगा, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर निर्योग्यता का प्रश्न उठने पर, निर्योग्यता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, निर्योग्यता का प्रश्न उठने पर निर्णय देता है। ये प्यारे बच्चे इसके काम हैं। आप कहोगे मैम ज्वाइंट सेशन नहीं लिखवाया, तो ज्वाइंट सेशन का कभी ये चेयरमैन नहीं हो सकता। धन विधेयक भी मैम आपने नहीं लिखवाया, तो धन विधेयक पर भी केवल लोकसभा के अध्यक्ष की पावर है और किसी की पावर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपकी चीजें हो चुकी हैं, सभापति उपसभापति के कार्य। और अब मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि संसद सदस्यों की पद की रिक्ति का कारण क्या होता है। या मैं सिंपल लिख सकती हूं, सांसदों की पद रिक्ति, सांसदों की पद रिक्ति यानी उनकी पोस्ट वैकेंट क्यों होती है। लेकिन उसके पहले आप मुझे रिस्पांस देंगे क्लास के अंदर कि आपको यहां तक की बात समझ में आई। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको एकदम समझ में आई होगी। सांसदों की पद रिक्ति यानी कि जो एमपीज होते हैं इनकी पोस्ट कैसे खाली होती है, तो प्यारे बच्चे ये दे रखा है आर्टिकल 101 में। आर्टिकल 102 में क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशंस का थी 84 में, कल बता दिया था कि केवल एक क्वालिफिकेशन का डिफरेंस होता है एज का, बाकी सब यही होता है। बताएं जल्दी से और अपना रिस्पांस दें विद स्माइली प्यारे बच्चों। जल्दी से मेरे छोटे से बहन भाइयों, जल्दी से अपना रिस्पांस देंगे। ठीक है, जो रेगुलर क्लास करेंगे बेटा उन्हें समझ में आएगा। शाबाश, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, जो बच्चे नहीं लिख के भेज रहे हैं पहले वो मुझे ये भी बताएं कि क्या वो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, क्या वो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। पांचवा और छठा पॉइंट प्यारे बच्चे ये है
कि जब भी कोई बिल या कोई भी प्रस्ताव राज्यसभा में जाता है तो उस पर वोटिंग होती है, और वोटिंग आपकी पक्ष में हुई है, विपक्ष में हुई है, उसके परिणाम की घोषणा। और आपका दूसरा वाला, ये मैंने आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बेस पर दल बदल के आधार पर अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन उठेगा और वो क्वेश्चन अगर राज्यसभा के मेंबर पर उठेगा तो प्यारे प्यारे से बच्चों उसका निर्णय वही करेगा। धन्यवाद आपके रिस्पांस के लिए। 2 ही 3 बच्चे नहीं वाले, क्योंकि वो वह हैं या तो रेगुलर क्लासेस नहीं कर रहे हैं या उन्होंने बीच में से क्लास शुरू करी है। मैम आज आपने अपना रिस्पांस नहीं दिया, मेरा तो ऑलवेज ही तुम लोगों के लिए अच्छा रिस्पांस होता है। तुम मुझे कुछ भी बोलो लेकिन मैं तुम्हें कभी गलत नहीं बोलूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। हाँ, तुम्हें डांट सकती हूँ गलती होने पर, क्योंकि वो अधिकार है भाई मेरा, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि अगर तुम गलत रास्ते पर हो तो ये फर्ज भी बनता है मेरा कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आऊं। आगे देखिएगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो फूल वूल तो नहीं खिल गए उसमें, गुलाब गुलाब के हैं, वो फूल भी खिल गए होंगे गुलाब के। चलो हम आगे चलते हैं। आगे क्या है यहां पर, रिक्ति का कारण प्यारे बच्चे सबसे पहले लिखना, देखो ध्यान से, जब कोई संसद सदस्य, जब कोई एमपी लिख देती हूं मैं, है ना, समझ लोगे ना, या फिर संसद सदस्य लिखूं, संसद सदस्य, इसी को प्यारे बच्चे एमपी कहते हैं। अब ये आपको जो मैं बता रही हूं मैम किसका बता रही हूं, ये दोनों में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में यही कारण होते हैं पद रिक्ति के, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो जब कोई संसद सदस्य त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन, तब क्या हो जाएगी मैम, पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, पहला। दूसरा, जब मैम उसकी मृत्यु हो जाए यानी कि डेथ, तो भी पोस्ट खाली होगी। तीसरा, मैम जब वो निर्योग्य हो जाए, निर्योग्य यानी कि डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई, निर्योग्य, निर्योग्य घोषित कर दिया जाए यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तब भी सीट वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, निर्योग्यता कब पैदा होगी, जब वो भारत का नागरिक ना रहे, उसने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की हो, जैसे मान लो देशद्रोह का आरोप लग जाए। ठीक है, तो ये सब आपको, जी हाँ बेटा मैं हिस्ट्री भी पढ़ाती हूं, लेकिन आपके बैच में मेरी हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ पॉलिटी मुझे पढ़ानी है। आगे आ जाइए। उसके बाद अगला क्या हो सकता है, यहां से लिखना शुरू करूंगी अगला, यदि कोई सदस्य, यदि कोई सदस्य यानी कि एमपी बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूचना के 60 दिनों तक, 60 दिनों तक बिना किसी सूचना के, पहले इसकी इंग्लिश लिख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा टफ लाइंस हैं, बिना किसी सूचना के यानी कि विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना किसी सूचना के 60 दिनों तक यानी 60 डेज, 60 दिनों तक लगातार, कॉन्टिन्यूअस, लगातार बैठकों में अनुपस्थित, अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी कि संसद ये मान लेती है कि अब वो जो सदस्य है
वो अब यहां पे मेंबरशिप नहीं चाहता, क्योंकि लगातार वो 60 दिनों तक बैठकों में नहीं आ रहा है। इसलिए क्या मैम ये लिखना है? जी हां, बिल्कुल आपको लिखना है प्यारे बच्चे, आप लिखेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है? जी हां, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब यहां पे कौन से आर्टिकल में वो मेरे से रह गया है उसको भी लिख लीजिए। ये बात कही गई है आर्टिकल 101 के सब क्लॉज 4 में, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यानी कि 60 दिन लगातार। अब आपको मैम अगर वो 60 दिन से कम हो तो नहीं खत्म होगी, सूचना देकर जाए तो भी खत्म नहीं होगी कि भाई मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, इन्फॉर्म करके जा रहा है वो तो नहीं। लेकिन अगर वो विदाउट इंफॉर्मेशन लीव पर है 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा, तो माना जाएगा कि उसे अब मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, तो उसकी मेंबरशिप इन कारणों से खत्म हो सकती है, जब वो रेजिग्नेशन दे दे, जब उसकी डेथ हो जाए। अब हम बात करते हैं आपकी अगली स्लाइड की। यहां पर आप इसको स्लाइड से ही पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा है, अब आपको ध्यान से समझना है। तो ये चीज स्लाइड से लिखनी है, तो मैं इस स्लाइड पर स्टार बना रही हूं। संसदीय विशेषाधिकार, और ये विशेषाधिकार प्यारे बच्चों दोनों के लिए, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि कुछ चीजें दोनों में कॉमन हैं, सब अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। मैम आज के यूपीपी में पॉलिटिक्स के क्वेश्चन हो गए, आपकी क्लास से पॉलिटिक्स इजी लगती है? बिल्कुल होंगे बच्चा। ये उन्हीं बच्चों को समझ आ सकता है कंटेंट का कि जो बच्चे आपके रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि टीचर कंटेंट सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। और बेटा ये आप ही का बैच नहीं है, मैं हर एक बैच में पहले बच्चों का तिरस्कार सहती हूं कि मैम इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब बच्चा क्वेश्चन करता है और उसके क्वेश्चन लगने शुरू होते हैं, तो वही बच्चा जो कल तक गलत कहता था अगले दिन मुझे सही कहता है। ऐसा एक बैच मेरा है आरपीएफ का, जिसमें मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों पढ़ाई हैं, और बच्चे इतने खुश हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता कंटेंट से। और ये मैं नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं। हो सकता है इस बैच में भी एक आध बच्चा हो उस क्लास का। तो बेटा मेरा केवल और केवल एक प्रयास है कि अगर एक क्वेश्चन भी आए तो वो छूटे नहीं, और ऐसा पढ़ लो कि एक बार पढ़ने के बाद केवल रिवीजन करना पड़े, बार बार पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे पढ़ लो। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आप खुद कहेंगे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। आपके एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपके एसएससी जो भी एग्जाम कराती है, जीडी के जो भी हैं, यूपी पुलिस के जो भी है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। 100% बोल सकती हूं मैं आपको, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। पॉलिटी बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, वरना इससे टफ कोई सब्जेक्ट ही नहीं है अगर आप फोकस नहीं करोगे। आप सब बच्चों महान हो आप लोग। आप महान कैसे बनोगे? जब नौकरी मिलेगी। जब नौकरी मिलेगी तभी बेटा छोकरी भी मिलेगी। ठीक है, जब नौकरी मिलेगी तभी माँ बाप का जो सपना आपके माँ बाप देख रहे हैं आपके लिए, वो पूरा होगा। तो आज अपने आप से ये वादा करो कि मुझे नौकरी लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, सीजीएल भी हो जाएगा, आरपीएफ भी हो जाएगा, सब हो जाएगा बच्चा, सब कुछ हो जाएगा। आगे आ जाओ। अब आर्टिकल 105 बेटा बड़ा ही, अब ध्यान से सुनो, मैं तुमसे ही पूछूंगी। यहां पे जो एमपी होते हैं ना, इन्हें कुछ विशेष अधिकार होते हैं, और वो विशेष अधिकार क्या है वही मैं आपको बताने जा रही हूं कि हमें वो अधिकार नहीं है लेकिन आपको हैं। मतलब एमपी को है, हमें नहीं है, आपको नहीं है, मुझे नहीं है, लेकिन एमपी को दिया जाता है। क्या अधिकार है वो? ध्यान से सुनना। देखो, संसद सदस्यों को यानी एमपी को संसद के अधिवेशन के दौरान, यानी जब मीटिंग चल रही हो,
संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान, यानी कि जब यहां पर संसद की बैठक चल रही हो या अधिवेशन के 40 दिन पहले या पश्चात किसी सिविल मामले में, प्यारे बच्चे, किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है। मैम क्या बता दिया आपने बेटा? यूपीएसआई में थोड़ा अनमोल चौहान जी आपका अप हो जाता है लेवल। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये क्या कह रहा है? लिखना आपको यही है, समझा मैं आपको रही हूं, वो समझा रही हूं, वो लिखना नहीं है। देखो, जैसे मान लो एक ए नाम का व्यक्ति है, एग्जाम्पल। अब ये ए नाम का व्यक्ति एक एमपी है। अब क्योंकि ये एमपी है तो इससे कहा जाएगा भैया सुनो, तुम्हें एक तो जब बैठक चल रही होगी यानी कि मीटिंग, अगर बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है तो तुम्हें चल रही है, बैठक चल रही है, या बैठक के 40 दिन पहले या बैठक के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद, 40 दिन बाद सिविल मामलों में यानी सिविल मैटर्स में, सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यहां क्रॉस लगा रही हूं, ऐसा नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप होंगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ये केबल किसके पास हैं? ये मैम केबल और केबल हमारे एमपी के पास हैं। आगे देखिएगा यहां पे ध्यान से, अगर मैं आगे आपसे बात करूं, कोई बच्चा कुछ मैसेज कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे आगे बेटा, ठीक है, सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपराधिक मामलों में, लेकिन आपराधिक मामलों में यह छूट नहीं है, यह छूट नहीं है। अगर किसी एमपी पर क्रिमिनल केस है तो फिर उसे अरेस्ट किया ही किया जाएगा। ये केवल सिविल मैटर्स में। अब बच्चा पूछेगा सिविल मैटर क्या होते हैं, तो क्रिमिनल मैटर्स क्या होते हैं? आर्टिकल 44 सिविल मैटर्स बताया था। प्रॉपर्टी से संबंधित झगड़ा, तलाक से संबंधित आपका मुद्दा, दहेज से संबंधित मुद्दा, ये सब किस में आ रहे हैं? सिविल मैटर्स में। और आपराधिक मामलों में जैसे आपने किसी को मार दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी से बातचीत करते करते उसके थप्पड़ ही थप्पड़ बजाने शुरू कर दिए, तो ये सब क्या है? क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर्स में छूट नहीं है, किस में है? सिविल मैटर्स में। वो भी कब? जब बैठक चल रही है या बैठक के 40 दिन पहले या बैठक के 40 दिन बाद तक। सिविल मैटर्स के आपको मैंने आर्टिकल 44 में एग्जाम्पल दिए थे, जैसे विवाह से संबंधित मामले, प्रॉपर्टी से संबंधित मामले, किसी बच्चे को गोद लेना है या कुछ भी उससे संबंधित मामले, ये सब सिविल मैटर्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिविल मैटर्स में है, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में ये आपको छूट नहीं है, मतलब इन एमपीज को छूट नहीं है। और हमें तो बेटा किसी में भी नहीं है, सीधा पुलिस पकड़ के ले जाती है सीधा। ठीक है, आगे चलिए। आगे प्यारे बच्चों, आपका दूसरा विशेषाधिकार क्या लिखना है? ये नहीं लिखना है, लिखना आपको यही है। देखो मैंने इस पे स्टार बनाया है, इस पे स्टार नहीं बनाया, तो लिखना यही है, क्योंकि ये आपकी, देखिए आगे देखिए। फिर यहां पे अगला क्या होता है, ध्यान से। किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान, यानी जब मीटिंग चल रही है, यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? आ जाओ, तुम में से किसी का नाम उठा लेती हूं, अब की बार रवि का नाम ले लेती हूं। देखो रवि, अब रवि कौन है? रवि एक एमपी है। अब रवि क्या है? एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चल रहा है। अब रवि क्या है? वो एक केस में, प्यारे बच्चों, एक केस चल रहा है।
अब इस केस में रवि जो हैं ये आपके साक्षी हैं। साक्षी का मतलब कोई लड़की नहीं है, एविडेंस है, विटनेस है। साक्षी यहां कोई लड़की नहीं है। साक्षी का मतलब है कि ये उस केस में विटनेस है। अब वो केस चल रहा है कोर्ट में, अब इनका नाम लिया जा रहा है, रवि को पेश किया जाए क्योंकि वो विटनेस है। लेकिन अब कोर्ट यहां पे ये नहीं कह सकता कि रवि को मीटिंग छोड़कर आना पड़ेगा। अगर संसद की बैठक चल रही है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का, अगर मीटिंग चल रही है तो मीटिंग के दौरान अगर उन्हें कोर्ट केस में यहां पे प्रेजेंट करवाना है, तो अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं रवि तो अध्यक्ष से, और अगर राज्यसभा के सदस्य हैं रवि तो फिर सभापति से परमिशन लेकर तब कोर्ट में लाया जाएगा। ऐसे किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। और हम हो अगर तो तुरंत बोला जाएगा जल्दी आओ, नहीं तो घर से उठा लेंगे, नहीं तो घर से उठा लेंगे तुम्हें। तो ये है आपका दूसरा। बेटा दोनों अगर समझ में आए हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या करना है, फटाफट रिस्पॉन्स देना है। मैम इनमें कौन सा लिखना है बच्चा, ये लिखना है, ये लिखना है छोटे बहन भाइयों, ये लिखना है। ये सिर्फ समझाने के लिए था। राज्यसभा का मेंबर कैसे बन सकता है बेटा, क्वालिफिकेशंस। अर्शित श्रीवास्तव कल मैंने लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं कल आपको बताई हैं। थैंक यू निकिता जी, धन्यवाद। थैंक यू ज्ञानी सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे कि भैया हमारी जो संसद है ये कानून कैसे बनाती है, आखिर कैसे कानून बनते हैं। मैम आप बताती आ रही हो कानून बनाती है, लेकिन कैसे, आखिर पहले ऐसा क्या चीज आती है कि जिससे कानून बन जाता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूं संसद की विधायी प्रक्रिया। आपकी संसद, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है। सेकंड वाला रिपीट कर दो। प्रशांत चौहान कह रहे बेटा अगर आपका कोई एमपी किसी केस में, किसी कोर्ट केस में विटनेस है, मतलब उसने उस केस को, उस दुर्घटना को देखा था, तो वो विटनेस हो गया। और अगर वो विटनेस है तो उसे कोर्ट में आना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि संसद की क्या चल रही है, संसद की कार्यवाही चल रही है, मतलब बैठक चल रही है। तो अगर उस एमपी को कोर्ट में लेकर आना है तो आपको या तो चेयरमैन या सभापति, अगर लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर की परमिशन लेनी होगी, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो चेयरमैन की। मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकता कोर्ट उसके साथ। लेकिन उसकी जगह अगर हम हो, हम किसी केस में विटनेस हो, उठा के ले जाएंगे घर से, हमसे परमिशन नहीं मांगेंगे। वो एमपी का विशेष अधिकार है, हमारा नहीं, आपका नहीं। मैम प्लीज कंबाइंड पीडीएफ निकालने और नोट्स ना बनाए तो मैम सही रहेगा। विजय कुर्मी जी अगर आपको पीडीएफ से समझ आ रहा है तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप नोट्स बनाएं ही बनाएं। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने पर समझ आ रहा है तो मत बनाइए। ठीक, आगे देखिएगा। अब संसद की विधायी प्रक्रिया मैं आपको यहां बताने वाली हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्यारे बच्चों आपको यहां से केवल और केवल क्या पढ़ना है, मैं इसको आपको पूरा लिख कर ही बताती हूं। तुम्हें अगर कुछ भी बोल दो ना कि यहां से लिख लो तो तुम परेशान हो जाते हो। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि बिल, ये शब्द आप मेरे मुंह से पूरी क्लास में कई बार सुन चुके हो। बिल, इसे हिंदी में प्यारे बच्चे कहते हैं विधेयक। मैम आखिर ये बिल होता क्या है। प्रॉपर्टी की बिल देखी है, जिसमें लिखा होता है इतनी प्रॉपर्टी इस बच्चे की, इतनी प्रॉपर्टी इस बच्चे की, इतनी प्रॉपर्टी मेरी पत्नी की, तो वो क्या होती है, एक विल। लेकिन यहां ऐसा प्रॉपर्टी के मैटर्स नहीं होते। यहां क्या होते हैं, जैसे, एक मिनट रुकेंगे आपको समझाने के लिए। देखिएगा, मतलब जो मुझे मिल गया, जैसे मान लो ये एक बुक है,
इस बुक के अंदर कुछ लिखा है? क्या इस बुक के अंदर कुछ लिखा है? जी मैम, इसके अंदर लिखा हुआ है। अब ये तो एक बुक है, ऐसे ही प्यारे बच्चे आपके बिल होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी मोटी हो गई, पतली ले लो, पतली कर लो। तो उस बुक में क्या लिखा है उसके बारे में लिखा है कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, ऐसी आपके बिल होते हैं। बिल किस पर बनता है? किसी कानून को बनाने के लिए। जैसे मान लो कल ये कानून बन जाए, कल ये कानून बन जाए कि भाई हमारे देश में जो महिलाएं हैं, आप जान रहे हैं कि रेप केस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, और उसके लिए कोई नया एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि जो भी रेपिस्ट हैं, जो जो उन्होंने उस रेप करने वाली लड़की के साथ किया वही सेम उनके साथ होना चाहिए। अगर उन्होंने लड़की की हड्डी तोड़ी है तो उसकी भी हड्डी तोड़ो, उसने लड़की की आंख फोड़ी है तो उसकी भी फोड़ो, ऐसा कानून बनने लग जाए। तो इस कानून के बारे में पहले लिखकर आएगा, और वो लिखा हुआ क्या रहेगा? पेपर पर लिखा हुआ रहेगा। और उसी पेपर को, वही जो पेपर्स होंगे जिन पर उस बिल के बारे में पूरी बात लिखी हुई होगी, उसे हम विधेयक कहते हैं, उसे हम बिल कहते हैं। जिस दिन कानून सख्त हो गया ना बच्चा, रेप कम हो जाएंगे। हमारा कानून अभी सख्त नहीं है। आप चाहते थे ना मैं कुछ बोलूं, तो मेरा मानना यह कि जो जो वो करते हैं वो सब उनके साथ होना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि वो दर्द कैसा होता है, उसे झेलना कितना टफ होता है। उन्हें एक आसान सी सजा दे दी जाती है कि मौत की सजा दे दो, बस एक दिन, बस थोड़ा सा दम घुटा और मर गए। नहीं, उन्हें वही प्रताड़ना झेलनी चाहिए जो उन्होंने दूसरी लड़की को दी है। तो वो सब कहां पे आएगा? वो एक बिल आएगा, उस बिल में सब कुछ लिखा रहेगा, ये कानून होगा, ये कानून होगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा। अब उस बिल को प्यारे बच्चे सबसे पहले पेश किया जाएगा, और वो जो बिल पेश किया जाएगा वो कहां होता है? संसद में। कहां पर होता है? संसद में होता है। आगे देखिए, अब यहां पे जो बिल है प्यारे बच्चे, इस बिल का जो नेचर होता है ये दो तरीके का होता है। बिल का नेचर बता रही हूं भी मैं, बिल के टाइप्स नहीं बता रही हूं। ये जो बिल होता है इसका दो तरीके का नेचर होता है, दो तरीके की इसकी प्रकृति होती है। कि बिल आपके दो आपके नेचर के होते हैं। पहला, एक तो आपका होता है सरकारी बिल, जिसे आप कहते हो गवर्नमेंट बिल। और गवर्नमेंट बिल कौन से होते हैं? जो मंत्री पेश करता है, जो मंत्री पेश करता है। तो बिल या तो मंत्री पेश करता है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन भी होता है कि पेश कौन करता है, तो या तो मंत्री पेश करता है, ठीक है। और दूसरा होते हैं आपके गैर सरकारी बिल, यानी नॉन गवर्नमेंट बिल, नॉन गवर्नमेंट बिल। और ये कौन से बिल होते हैं? जिन्हें जिन्हें कोई सांसद यानी कि एमपी पेश करता है, एमपी पेश करता है। यानी बिल पेश करने का अधिकार एमपी को भी है और मंत्री को भी है। लेकिन मंत्री पेश करेगा तो वो सरकारी बिल होगा, और अगर कोई सांसद पेश करेगा तो वो गैर सरकारी बिल होगा। क्या दोनों बिलों से कानून बन सकता है? जी हां, अगर बिल सरकारी है तो भी कानून बन सकता है, और बिल गैर सरकारी है तो भी कानून बन सकता है। दोनों तरीके से कानून बन सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब ये जो बिल हैं ये कितने तरीके के होते हैं मैम? प्यारे बच्चों, यहां पे पहला बिल आपका होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक होता है, यानी कि ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल होता है। दूसरा आपका धन विधेयक होता है, धन विधेयक यानी कि मनी बिल। और तीसरे की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये आपके होते हैं बेटा। 1 मिनट नोट करेंगे, मैं 1 मिनट में आई, 1 मिनट में बस। कहीं नहीं गई थी मैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आपको मैं ये बता दूं, अगर अब आपसे कोई पूछे कि बिल कौन पेश करता है, तो मैम हम कहेंगे एमपी या मिनिस्टर। एमपी करेगा तो नॉन गवर्नमेंट, और अगर मिनिस्टर करेगा तो गवर्नमेंट। 3 तरह के बिल होते हैं, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण विधेयक। आ जाइए, हेडिंग दीजिएगा बेटा साधारण विधेयक। यानी प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी बिल। गौर से सुनेंगे आप, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, प्यारे बच्चों, ये जो ऑर्डिनरी बिल है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, पेश कहां होता है। पेश मतलब इंट्रोड्यूस्ड, इसे इंट्रोड्यूस कहां कराया जाता है, पेश कहां होगा। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो पता है आप क्या कहेंगे, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, इंग्लिश में इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हो। यह जरूरी नहीं कि लोकसभा, या यह भी जरूरी नहीं कि राज्यसभा, जो ठीक लगे उस सदन का सदस्य इसको लेकर आ सकता है, और मंत्री को जहां इसे पेश करना पड़े वहां कर सकता है। ठीक है, नहीं बेटा ऐसे कैसे चली जाऊंगी आपको छोड़कर, ठीक है, आपको बताकर जाऊंगी। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक आपसे मांगा था तो बोल कर गई थी, आगे आइए। आप किसी भी सदन में से पेश, साथ साथ लिखना, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को इस बिल पर समान शक्ति होती है। समान शक्ति यानी कि इक्वल पावर, समान शक्ति यानी कि इक्वल पावर, समान शक्ति होती है, इक्वल पावर्स होती हैं। अब आप मुझे बताओ कि इस बिल को हम एग्जाम्पल में कहां पेश करें। अनु कुमारी जी 34 आप बता रही हैं, वो होता है वित्तीय विधेयक, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां से क्वेश्चन बनेगा हमें केवल उतना पढ़ना है, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्वेश्चन के ओरिएंटेड चीजों को पढ़ना है। बताइए जल्दी से, तो ये बिल हम किस सदन में पेश करें, तो चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे कि हमने इसे पेश किया लोकसभा में। पेश कहां होगा, लोकसभा में पेश।
इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। एग्जाम्पल लिया है भाई, राज्यसभा में भी कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, क्लियर। अब पेश हो गया, फिर क्या होगा, लोकसभा में चर्चा, डिबेट इन लोकसभा, कि भाई इस बिल में क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें सही है, क्या परिवर्तन होना चाहिए, बहस होगी सदस्यों में। कुछ कहेंगे पास नहीं होना चाहिए, कुछ कहेंगे चेंज करो, कुछ कहेंगे इसे चेंज करो, ये सब बहस होती है। कब, सेकंड वाले में। और प्यारे बच्चों फिर क्या होता है, लोकसभा में लोकसभा सदस्यों द्वारा पारित, लोकसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित। साधारण बहुमत समझते हो ना, सिंपल मेजॉरिटी, यानी सिंपल आपका जो ऑर्डिनरी बिल होता है, साधारण विधेयक साधारण बहुमत से ही पारित होता है। तो लोकसभा में लोकसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित, ये आपको ध्यान रखना है। पास होता है तो कैसे होता है प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे कि मैम सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण विधेयक है साधारण बहुमत से। ठीक है, अब यहां से पास हो गया, तो अब नेक्स्ट कहां पहुंचेगा मैम, अब मैम ये पहुंचेगा, नेक्स्ट जाएगा राज्यसभा में, पारित होकर कहां जाएगा, राज्यसभा में। यहां पर भी क्या होगा, पहले ये पेश होगा, यानी कि इंट्रोड्यूस कराएंगे इसको राज्यसभा में कि इस बिल में क्या क्या आया है लोकसभा से पास होकर। दूसरा, फिर यहां पर भी चर्चा होगी। और तीसरा प्यारे बच्चे, कई सारे ऑप्शन हैं कि अगर राज्यसभा इसे पारित करेगी, अगर राज्यसभा इसे पास करेगी तो प्यारे बच्चे वो भी सिंपल मेजॉरिटी से करेगी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि राज्यसभा जो भी लोकसभा कोई भी बिल भेजे तो राज्यसभा पास ही करे? हाँ बेटा, 1.5 घंटे ही होगी क्लास, 1.5 घंटे होगी, डोंट वरी। जरूरी तो नहीं है मैम, जरूरी नहीं है मैम कि लोकसभा के बिल राज्यसभा पास करे या राज्यसभा भेजे तो सारे लोकसभा पास करे। जैसे मान लो अगर सिंपल यहां पे इसने पास कर दिया, किसके पास पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पर जैसे ही करेंगे हस्ताक्षर तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, मैम ये कानून बन जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब राज्यसभा बिल पास करेगी। अब यहां पे राज्यसभा और क्या कर सकती है, या लिखना अगली स्लाइड पर, या ये क्या कर सकती है, बिल को अस्वीकार कर सकती है। अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट, कि भैया मैं नहीं इसको मान रही। या फिर बिल में ऐसे संशोधन करे, बिल में ऐसे संशोधन करे जिससे लोकसभा सहमत ना हो, लोकसभा सहमत ना हो यानी कि एग्री ना हो। या 6 माह तक बिल को अपने पास रखे। और अगर राज्यसभा पास करने के अलावा ऐसा कुछ भी करती है तो ध्यान रखना ये तीनों किसका कारण बनते हैं, तो ये माना जाता है इन कारणों से लोकसभा और राज्यसभा के मध्य साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल पर विवाद हो जाता है। विवाद यानी कि डिस्प्यूट, क्योंकि दोनों की सोच अलग अलग हो रही है। यहां ये बिल राज्यसभा पास नहीं कर रही। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर यहां पे ये राज्यसभा में पेश होता तो जहां लोकसभा लिखा है वहां राज्यसभा लिख दो और जहां राज्यसभा लिख रही हूं वहां लोकसभा लिख दो।
अगर राज्यसभा पास करेगी तो लोकसभा के पास भी चॉइस है कि वो उस बिल को अस्वीकार कर सकती है, ऐसे अमेंडमेंट, ऐसे चेंजेस कर सकती है कि राज्यसभा सहमत ना हो, या फिर अपने पास रख सकती है 6 महीने के लिए। तो यहां पे अब विवाद हो गया। अब क्या हुआ, दोनों बहनें झगड़ा करने लग गई। अभी तक शांति से थी, भैया इनमें झगड़ा हुआ। जब आप घर में झगड़ा करते हो तो कौन परेशान होता है, मम्मी पापा। कई बार तुम में डंडे भी बच जाते हैं, चिमटे भी बच जाते हैं, ठीक है, और तुम्हारी खूब कुटाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि तुम लड़ रहे होते हो। लेकिन यहाँ कुटाई नहीं होती, यहाँ समझौता होता है। और उस समझौते को प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या होता है, लिखना, लिखना ध्यान से। आर्टिकल 108, इस विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं, यानी कि जॉइंट सेशन। संयुक्त बैठक का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो प्रेसिडेंट कॉल्ड द जॉइंट सेशन, ठीक है, बुलाते हैं। तो बुलाने का काम कौन कर रहा है, राष्ट्रपति की। भैया इधर आओ, दोनों के बीच समझौता करवाते हैं। लड़ना नहीं है, बैठकर बातें करो, दोनों लोग आओ, समझौता करो, बैठकर बातें करो। प्रेसिडेंट ने बुला लिया। अब प्रेसिडेंट ने जब बुलाया तो ये आ भी गई कि चलो ठीक है भैया आ जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन अब बात आती है यहां पर कि ये जो संयुक्त बैठक है, जॉइंट सेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो बेटा लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा ये करते हैं, ये इसमें अध्यक्ष बनते हैं। अब यहां पे क्या होता है मैम, बेटा यहां बिल पास ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों साथ में आ गए और समझौता। ध्यान रखना, इस संयुक्त बैठक में विधेयक यानी कि बिल दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। और जैसे ही यहां से पास होगा राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तो एक्ट बन जाएगा। राष्ट्रपति की क्या क्या पावर है, 3 वीटो पावर है ऑर्डिनरी बिल पर, वो यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। क्या आज तक ज्वाइंट सेशन आया है, जी बच्चा। अब लिखना क्या क्या है बेटा, आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखिएगा ये भी लिखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया ये भी आपको लिखना है। क्या आज तक ज्वाइंट सेशन आया है, जी हां, ये भी आपको लिखना है 3 बार। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 यानी कि आपका डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में आया था और उसके लिए 1961 में ज्वाइंट सेशन आया, तब पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल आपका 1978 में, पीएम थे मोरारजी देसाई। और अब तक तीसरा आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002 यानी कि 2002 में ही मीटिंग आई। आपके पीएम थे, यहां लिख दीजिएगा पूरा नाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आज आपकी क्लास है। कल हम पढ़ेंगे मनी बिल और साथ साथ संसद की कुछ और प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी। और कल बेटा 2 घंटे से पहले क्लास बंद नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा।
कल क्लास का टाइम चेंज होगा, फिर से मैं बोल रही हूं, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइल करके जाना। कल मनी बिल पढ़ाऊंगी, संविधान संशोधन विधेयक पढ़ाऊंगी, बजट पढ़ाऊंगी, प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब क्या है। और कल ही मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी आपका विधान मंडल, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। और वो लिखूंगी नहीं, उसमें मेन पॉइंट लिखूंगी, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है विधानमंडल जैसे संसद। ठीक है, तो आपकी कल की क्लास का टाइम चेंज होगा, कल 2 घंटे क्लास होगी। माइंड अपना सेट करके आना, टाइम चेंज होगा तो एक बार शेड्यूल देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।